यहाँ पे चैप्टर जो है वो 3 हम देखने वाले हैं और ये जो है एनसीईआरटी का जो है वो क्लास 7 को हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में अगर बात करें तो हम निम्नलिखित में से जो है कौन-सा आपका पदार्थ हमारी पेशियों में जो है संचित आपका होता है जिससे ऐंठन होती है, तो स्पेशली लैक्टिक अम्ल होता है, तो आपका 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। बहुत देर तक जो है व्यायाम करने और तेज़ी से दौड़ने, साइकिल चलाने अथवा जो है वो भारी वज़न उठाने जैसे कार्यों के लिए जो है वो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी आपका जो है कोशिकाएँ अवायवीय श्वसन द्वारा जो है ऊर्जा को अतिरिक्त माँग को आपका पूरा करता है, यानी ऊर्जा की अतिरिक्त माँग को पूरा करता है। इस प्रकार में जो है वो ग्लूकोज़ के आंशिक आपका विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का जो है संचय जो है पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। आगे बताया जा रहा है कि गर्म पानी से जो है वो स्नान करने अथवा शरीर को जो है वो मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि इससे जो है रक्त का संचार आपका बढ़ जाता है। इससे इसके परिणाम स्वरूप पेशियाँ जो है कोशिकाओं को आपका जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो आपने डिटेल को देखा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो पढ़ना है आपको अंतर जो है श्वसित वायु और उच्च वशित जो है वायु में ऑक्सीजन का जो है वो प्रतिशत कितना होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 2 का देखेंगे। यहाँ पे डिटेल देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन यानी जो हम सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं उच्च वसन बोलते हैं करते हैं, वह जो है गैसों का मिश्रण होता है। अतः श्वसित आपका वायु में 21% ऑक्सीजन अथवा जो है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि उच्च वसित जो है वो वायु में 16.4% ऑक्सीजन और जो है वो आपका 4.4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है? तो याद रखेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सही है, ठीक है? तो आपको सही बताना है। यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा पास कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोजन में संचित ऊर्जा जो है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को जो है अवायवीय श्वसन कहा जाता है, तो ये जो है अवायवीय श्वसन होता है, यह अनुपस्थित है इसलिए, तो आपका 3 जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपका क्या होगा कि एक जो है वो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोजन में जो है वो संचित ऊर्जा श्वसन के समय आपका जो है निर्मुक्त होती है, अतः आपका सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, तो एक जो है वो सही है। आगे बताया जा रहा है कि कोशिका के अंदर यानी भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता आता आपका दूध जो है 2 भी सही है, ठीक है? कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, यह जो है प्रक्रम कोशिकीय आपका श्वसन कहलाता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका कथन 3 जो है गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय आपका श्वसन कहलाता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तब। जबकि जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन जो है अवायवीय आपका श्वसन कहलाता है। आपने डिटेल को देख लिया। यहाँ चलिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है। आपको विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संबंध में जो है वो विचार करना है, आपका सही ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंचुए जो है वो श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, बिल्कुल सही। मेढक में जो है वो मनुष्य की भांति फेफड़ा होते हैं, तथापि वे अपने त्वचा से भी सांस लेते हैं, यानी फेफड़ा और त्वचा से दोनों से सांस लेते हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा, तो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंचुआ जो है अपने त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर जो अश्लेषणीय आपका प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का जो है आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक भी अपनी त्वचा से भी जो है वो श्वसन करते हैं। इनकी भी जो है त्वचा अश्लेषणीय
होती है। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। कथन बताया जा रहा है कि श्वसन सभी जो है जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह जीव द्वारा जो है लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, कारण है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो कथन सत्य है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका कथन ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जो है वो अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा आपका निर्मुक्त होता है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईस्ट, उसके अलावा जो है डायफ्राम, मध्यपट, तिलचट्टा, पत्तियाँ और मछलियों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चलिए देख लेते। यहाँ पे जो है वो ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट जो है अल्कोहल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायफ्राम यानी मध्यपट क्या हो जाएगा, तो वृक्ष गुहा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तिलचट्टा जो है वो श्वास रंध्र द्वारा लेता है, तो आपका 5 हो जाएगा। पत्तियाँ जो है वो क्या होता है, तो पत्तियाँ जो है वो आपका रंध्र के माध्यम से सांस लेती है। मछलियाँ जो है क्लूम के माध्यम से आपका सांस लेती है, तो 1 हो जाएगा। तो 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1 जो है वो बी ऑप्शन में है, 2 3 5 4 1। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग, ईस्ट एक जो है कोशिकीय आपका जीव है। ये जो है अवावीय आपका रूप से श्वसन करते हैं और इस जो प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मुक्त करते आता है। इनका जो है वो आपका प्रयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि श्वसन के समय वायु जो है नासा गुहा श्वास नली से होकर के हमारे फेफड़ों यानी फुसफुस में जाती है। फेफड़े आपका जो है वृक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से जो है पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी जो है वह पेशी परत जो आपका डायफ्राम कहलाती है, यह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में जो है डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति आपको सम्मिलित होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तिलचट्टा के जो है वो शरीर के जो है वो पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र आपका श्वास रंध्र कहलाते हैं। तिलचट्टे तथा अन्य जो है कीटों में जो है गैस के विनिमय के लिए जो है वो वायु नली जो का जो है जाल बिछा होता है, जो श्वासनाल या जो है वातक कहलाते हैं। पादपों की सतह पे उपस्थित आपका सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो आपका रंध्र की पत्तियां कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो पौधे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो बताना है कि किसी सामान्य वयस्क जो है वो व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है, तो ये स्पेशली कितनी होती है, तो आपका जो है वो बी हो जाएगा। देखिए 15 से जो है वो 18 जो है वो प्रति मिनट आप सांस श्वसन दर होती है, तो आपका 7 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई वयस्क व्यक्ति जो है विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन जो है वो 15 से 18 बार सांस आपका अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर जो है वो 25 बार प्रति मिनट आपका जो है वो बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्च श्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है, नीचे की ओर जो है वो गति करती है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा 8 में। 8 का जो है वो बी देख लिया आपने, तो श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर जो है गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर जो है वो आपका गति करता है। ठीक है, उच्च वसन के समय जो है पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम जो है ऊपर की ओर जो है पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जंतु और जो है पादप परिवहन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि जंतु और पादप में परिवहन को जो है देखेंगे, तो इनका जो है परिसंचरण होता है, तो जंतु और पादप में परिवहन को देखेंगे। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट जो है पदार्थ आपका तीनों जो है वो परिसंचरण कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त वह जो है वो आपका तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में जो है वो प्रवाहित होता है। ये पचे हुए भोजन को जो है क्षुद्रांश यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी जो है रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर की कोशिकाएं भी जो है अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में से जो है आपका ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आपका उनका परिवहन करता है, यानी कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सही बताना है आपको।
यहाँ पे बताना है कि मानव रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा जो है वो कथन आपका जो है वो सही है, यानी यहाँ पे हमसे सही पूछा गया है। तो होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जो है वो संयुक्त करके जो है वो शरीर के सभी अंगों और जो कोशिकाओं तक उसका परिवहन करता है, बिल्कुल सही। होमोग्लोबिन एक जो है लाल रंग का जो है वर्णक है, जो आपका ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट है, तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं यहाँ पे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन एक सही है। होमोग्लोबिन आपको जो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और जो है अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है, ठीक है। होमोग्लोबिन की कमी होने पर जो शरीर की सभी जो कोशिकाओं का कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना जो है वो कठिन हो जाता है। आगे बताया जा रहा है कि होमोग्लोबिन जो है वो लाल आपका रक्त कणिकाओं में जो है वो उपस्थित एक जो है लाल रंग का जो है वर्णक होता है। होमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का जो है रंग लाल होता है, इसलिए आपको 2 भी जो है वो सही हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वेत आपका रक्त कोशिकाओं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो रोगाणुओं का जो है विनाश करती है, तो 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त के तरल जो भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं यानी कणिकाएं इसमें जो है तैरती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत आपका रक्त कणिकाएं और पट्टिकानु यानी प्लेटलेट्स कहलाती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो आपका शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना जो है पट्टिकानुओं के कारण आपका प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा भाग परिसंचरण का नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो नहीं पूछा गया है कि मानव शरीर की परिसंचरण का भाग नहीं है, तो आपका कौन नहीं है, तो आपका जो है वो वृक्क नहीं होता है। रक्त होता है, हृदय होता है और रक्त वाहिनियाँ होता है, लेकिन आपका जो है वृक्क नहीं होता है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्त जो है वो रक्त वाहिकाएं एवं जो है वो हृदय आपका तीनों ही मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रक्त जो है वो ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन एवं अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्त जो है वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा जो है आर्टरी और जो है वेन बोलते हैं, ठीक है। धमनियाँ हृदय से जो है ऑक्सीजन आपका समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती है। कौन, तो धमनी जो है वो आपका ऑक्सीजन युक्त जो है वो आपका जो है रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। रक्त जो है वो प्रवाह तेजी से और जो है अधिक दबाव पे होता है। अतः वाहिनियाँ की भित्तियाँ जो होती है यानी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो है वो आपका रक्त को शरीर के सभी जो है भागों से आपका वापस हृदय में ले आती हैं, ठीक है, ले जाती है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत आपका जो है पतली होती हैं और जो है धमनी की मोटी होती है। शिराओं में ऐसे जो है वो वाल्व आपका होते हैं जो रक्त को केवल आपका हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्त जो है हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क जो है वो मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का जो हिस्सा है आपका, न कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र है ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका चिकित्सा जो है वो चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का करते हैं, तो आपका 5 का ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय 4 जो है वो कक्ष में बटा होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ जो पेशियों की जो है बनी होती है। ये पेशियाँ आपका लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रामित जो है वो करती है, जो आपका हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाती है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का जो
है प्रयोग करते हैं, जो इस हृदय स्पंदन को हृदय स्पंद की जो है वो ध्वनि को आवर्धित आपका कर देता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पेसमेकर जो है हृदय गति के कम हो जाने पर जो है उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु आपका प्रयोग होने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का जो है प्रयोग संकुचन एवं जो है विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने और हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार को पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी जिसको बोलते हैं, का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाले जो है वो विद्युत क्रियाओं को आपका नियंत्रित करने और जो है मस्तिष्क संबंधी जो है रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। आपने देख लिया ये सब सारे चीज़ें। यहाँ पे जो है इनमें बताना है कि कौन जो है वो परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। तो मछली जो है परिसंचरण तंत्र का भाग है, लेकिन आपका हाइड्रा और स्पंज जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाइड्रा और स्पंज जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, जिस जल में वे रहते हैं वहाँ उनके जो है वो शरीर में प्रवेश करके उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने जो है साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। अतः जो है परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता आपका इन्हें नहीं होती है। सामान्यतः मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो अपो यानी डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में पाई जाती है? तो वृक्क की। तो आपका जो है 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वृक्क का मुख्य जो है वो आपका कार्य रक्त को छानने का होता है। अपवहन की विधि का प्रयोग वृक्क के जो है वो अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम वृक्क द्वारा जो है रक्त को अनियमित आपका रूप से छाना जाता है। ठीक है, वृक्क जो है वो मानव शरीर के जो है वो सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्क मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से आपको उत्सर्जन तंत्र के बनते हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया आपका जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में जो है शरीर से बाहर आपका निकाले जाते हैं। शरीर से निकलने वाला जो है पसीना आपका शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ जो है वो शरीर को ठंडा बनाए रखने में भी सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही पूछा गया है। कुछ जंतुओं के जो शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में आपका विचार करना है। मछली जो है वो कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही है। सर्प अपने जो है शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करते, तो ये गलत है। आपका पहला जो है वो सही है। 8 का क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ हम डिटेल को कवर करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर आपका निर्भर करती है। मछली जैसे आपका जलीय जंतु जो है वो कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जो है जल में घुल जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या? आगे बताया जा रहा है कि पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जो है जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यानी अर्ध जो है वो धन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। ये जो है वो पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जो मुख्यतः आपका सफ़ेद रंग का यौगिक है। मानव द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया जो है वो प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपका जो पौधे के भाग और जो है उनके कार्य के बारे में बताना है। तो जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फ्लोएम जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा कि फलों का। ठीक है, तो 1 2 हो जाएगा, जाइलम का जल का हो जाएगा। आपका जो है बताया जा रहा है क्या कि रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन करता है और जो है वो मूल रोम जो है वो आपका जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 3214 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए 3214 किस में है डियर? तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए आप लोग डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाइलम जिसको दारू बोलते हैं, जल और पोषक जो है तत्वों के परिवहन के लिए जो है पादपों में संवहन ऊतक यानी ऊतक कोशिकाओं का वह जो है समूह होता है, जो किसी जीव में किसी आपका जो है कार्य विशेष को संपादित करता है।
यह होता है उसे जो है जाइलम कहते हैं। जाइलम कहते हैं। फ्लोएम क्या होता है? पोषवाह होता है। पौधों में पत्तियां आपका जो भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन को पादप के सभी भागों में जो है ले जाती है। यह जो है वो कार्य एक जो है संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे आपका फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे आप कथन और कारण है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन ये बोल रहा है कि मूलों द्वारा जो है मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींच करके जो है वो अभिकर्षित होकर के तने और पत्तियों तक पहुंचता है। बिल्कुल सही। पत्तियों से आपका जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल निर्मित होता है। तो आपका क्या है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादपों में जो है वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल आपका निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा जो है वो मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर जो है वो तने और पत्तियों में पहुंचाता है। ए और आर जो है दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। वाष्पोत्सर्जन या जो है प्रकन पादपों को आपका ठंडा करने में भी जो है सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो सही बताना है आपको। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन आपका समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, गलत है। फुफ्फुस सिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये आपका जो है वो गलत है। तो दोनों जो है वो आपका क्या है? गलत है। चलिए देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही है। दोनों जो है वो आपका कथन गलत है। फुफ्फुस धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका समृद्ध रक्त को हृदय से जो ये फेफड़े में ले जाती है। ठीक है, फुफ्फुस आपका सिरा ऑक्सीजन आपका समृद्ध फेफड़ों आपका जो है वो फुफ्फुस सिरा क्या करती है कि ऑक्सीजन समृद्ध आपका रक्त को फेफड़ों से जो है वो हृदय में ले जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? किसी वयस्क व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 80 बार धड़कता है, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में जो है लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे जो है वो हृदय स्पंदन दर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि पादप में जनन को देखेंगे हम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पादप में जनन में सही बताना है आपको। तो कायिक प्रबंधन के संदर्भ में विचार करना है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम आपका अवधि में उगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है उत्पन्न पादपों में जो है पुष्प और फल आपका आने से अधिक समय लगता है, तो ये गलत है। 1 जो है वो सही हो जाएगा। आपका जो है ए ऑप्शन सही है। चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है वो सही है, परंतु 2 गलत है। पादपों में जनन आपका 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन की कुछ जो विधियाँ आपका खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, मुकुलन यानी बर्डिंग, और बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, और कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, ये क्या है? लैंगिक आपका जनन के एग्जाम्पल है। तो आपका क्या है कि मुकुलन हो गया, बीजाणु आपका निर्माण हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया। इससे जो है वो आपका इसमें से कायिक प्रवर्धन की विधियों में आपका पत्तियां, तना और मूल जैसे जो है कायिक भागों से नए जो है पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है वो पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही जो है बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल जो है कम अवधि में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। 2 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है क्या कि कथन ए जो है वो कायिक प्रबंधन में नए पादप जनक जो है वो पादप की प्रतिलिपि होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। कायिक प्रबंधन में जो है वो नए पादप एक ही जो है जनक द्वारा आपका उत्पन्न होते हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, तो आपका दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। 2 का क्या हो जाए? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कायिक प्रबंधन में नए पादप जो है वो जनक पदार्थ की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जो है वो जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो पादप बीज उत्पन्न होते हैं, जबकि कायिक प्रबंधन में कायिक भागों से सीधे नए पादप उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे विचार करना है आपको।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न सजीवों में जो है वो जनन के संदर्भ में विचार करना है। ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। शैवाल में जनन जो है खंडन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही। ईस्ट में मुकुलन से, मौश और फंड में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, तो ये भी सही है, टू भी सही है। ठीक है, तो तीनों कथन सही है। चलिए, सही पूछा था तो तीनों आपका सही हो जाएगा। डी जो है वो सही हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों जो है कथन सही है। इस एक जो है वो एकल कोशिका यानी एक कोशीय जीव है, जिसमें आपका जनन मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है। मुकुलन में ईस्ट जो है कोशिका से आपका छोटा यानी मुकुल या कली बाहर निकलती है और अपनी जनक कोशिका से जो है विलग होकर के आपका जो नई आपका ईस्ट कोशिका बनता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया यानी खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में शैवाल जैसे आपका स्पैरोगैरा 2 या अधिक जो है खंडों में आपका विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा जो है टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। मौश और फंड जैसे पादपों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मौश और फंड जो है वो पादपों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही आपका करते हैं। ये वायु द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एकलिंगी पुष्प के संदर्भ में विचार करना है। तो एकलिंगी पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर या अथवा स्त्री केसर होता है। एकलिंगी पुष्पों में बिल्कुल सही है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एकलिंगी जो है पुष्प के एग्जाम्पल है, तो ये गलत है। आपका जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक सही है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा कोई केवल स्त्री केसर उपस्थित होते एकलिंगी आपका पुष्प कहलाते हैं। जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का हो गया, पपीता, ककड़ी और या फिर खीरे के पौधे एकलिंगी जो है पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है अथवा दूध जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादपों में परागन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो सही कौन सा है? परागन के संदर्भ में जो है वो अंतर्गत पराग कणों का स्थानांतरण परागकोश से आपका पुष्प के वर्तिकाक पर होता है, बिल्कुल सही है। जहाँ स्वपरागन के जो है वो अंतर्गत पराग कणों का जो है वो स्थानांतरण परागकोश से उसी जो है पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाक पर होता है। वहीं पर परागन में जो है पराग कणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के जो है किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाक पर होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि परागन के जो है अंतर्गत परागकोशों का स्थानांतरण जो है वो परागकोश से आपका पुष्प के वर्तिकाक पर होता है, आपका बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो है वो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग डिटेल को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक सही है। पुष्पों में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं जो वायु, जल और कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाए जाते हैं। इन परागकणों का जो है वो आपका परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है वो स्थानांतरण परागकण कहलाते हैं। ठीक है, इन परागकणों का परागकोश से जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है स्थानांतरण परागकोश कहलाते हैं, यानी स्थानांतरण जो है वो परागन कहलाते हैं। ठीक है, परागकोश नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि परागन उसी जो है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे जो है स्वपरागन कहते हैं। परंतु जब पुष्प के परागन उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। इसलिए आपका कथन 2 गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा सही है, तो यहाँ पे बताना है आपको। कथन पे विचार करना है। पादप का जनन जो है वो आपका भाग तना होता है, गलत है। नर और जो है वो मादा युग्मक के युग्मन का प्रकर्म में परागन कहलाते हैं, ये भी गलत है। परिपक्व होने पे अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, बिल्कुल सही। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही क्या पूछा था? तो 3 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादपों का जनन जो है वो भाग पुष्प होता है, इसी कारण जो है वो आपका पहला कथन गलत है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रकर्म निषेचन कहलाता है, इसका दूसरा कथन भी गलत है। कथन 3 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे गति और समय को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गति और समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा आपका तय की गई दूरी मापता है, तो ओडोमीटर मापता है, तो 1 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो उपकरण वाहन द्वारा आपका तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं, तो ओडोमीटर यानी पथमापी आपका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पीडोमीटर का जो है प्रयोग वाहनों की जो है वो चाल मापने के लिए होता है। एक्सीलरोमीटर जो है वो आपका वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर से जो है वो विमानों की ऊंचाई जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो चाल का जो है वो मूल मात्रा को देखेंगे, तो चाल का मूल मात्रा क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल को देखेंगे। किसी जो है वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई आपका दूरी को उसी जो है वो दूरी को चलने के आपका जो है उसी दूरी को चलने में जो है लिए गए समय से विभाजित करने पे प्राप्त होता है। इसका जो है वो मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी एम और जो है वो प्रति सेकंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोनों रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताना है कि किसी धारा में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन जो है प्रभावों के संदर्भ में विचार करना है, तो सही कथन बताना है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह जो है तार तप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है वह आपका तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कथन सही है। जब किसी तार में जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह जो है वो तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस आपको क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका विद्युत जो है वो विद्युत फ्यूज के संबंध में विचार करना है, सही बताना है। इसका जो है वो आपका विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है वो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है, बिल्कुल सही है डियर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुरक्षा मानक से उच्च जो है वो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, तो आपका एक भी सही है, दो भी सही है, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कुछ विशेष आपका पदार्थों के आपका बने तारों में से जब आपका उच्च आपका विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो वे जो है वो गर्म होने से पिघलकर आपका टूट जाते हैं। इन जो है वो पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों की क्षति और आग से बचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन जो है वो सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में विचार करना है। तो ये थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे? नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और जो है वो कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है। आपका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, बी सही है। थॉमस अल्वा एडिसन जिनका टाइम पीरियड 1847 से 1931 रहा है, संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के, अमीरात के नहीं, संयुक्त अरब अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इस कारण जो एक गलत है। ठीक है, इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेशर जो है वह सहित लगभग 1300 आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ जो हम देखने वाले हैं प्रकाश लाइट को देखेंगे, आपसे सही कथन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। समतल दर्पण के जो है वो संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी अथवा बिंब के आकार समान आकार का होता है, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग जो है प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा आपका जो है बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की जो है वो आपका भांति दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका जो है वो वाम भाग जो है दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है
और दक्षिण भाग जो है वो वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो सही आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों जो है वो कथन सही है। और जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, बिंब के समान आकार का होता है। तो सीधा और बिंब के समान आकार का और आभासी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी जो है वो जितने की दर्पण से आपका बिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में जो है वो बने प्रतिबिंब में दक्षिण वाम आपका दिखाई पड़ता है तथा आपका वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है, दोनों अपोजिट दिखता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अवतल दर्पण की आपका विभिन्न उपयोगों के बारे में कथ्य पे विचार करना, सही बताना है। चिकित्सकों द्वारा जो है आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। वाहन आपका चालकों के पीछे देखने के लिए जो है वो वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं, तो नहीं उत्तल दर्पण का करते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है वो सही है। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा आपका उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। आपका जब जो है वो बिंब वस्तु को जो है वो दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब आभासी, सीधा अथवा आवर्धित आपका होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि वाहनों के जो है पार्श्व दर्पण में उत्तल जो है वो दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण अधिक जो है वो क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता, आभासी आकार में जो बिंब से छोटा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेंसों के संदर्भ में जो है वो आपका बताना है, विचार करना है। हमसे क्या पूछा है, सही या गलत देख लेते हैं। तो यहाँ से सही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेंसों के संदर्भ में उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा और आकार में जो है वो बिंब से तो आपका जो है वो बड़े होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा, तो ये आपका क्या होता है कि आभासी होते हैं। ठीक है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है, और आकार में छोटा होता है, और ये आभासी होता है, वास्तविक नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण सदैव जो है आभासी, सीधा और आकार में बिंब से छोटा होता है। तो बी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ जो है वो कौन सा सही है। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन आपका एक जो है वो गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत आपका निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल लेंस का आवर्धक आपका लेंस की तरह भी जो उपयोग आप में लाया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सामान्यतः आपका उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाला यानी आपतित जो है वो प्रकाश को अभिसारित यानी अंदर की ओर मोड़ना जो है यानी अभिसारित कर देता है। ठीक है, अभिसारित क्या होता है, अंदर की ओर मोड़ना आपका होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है उस पर पड़ने वाले प्रकाश को जो है वो अंदर की तरफ मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को। ठीक है, कथन 2 सही है, क्योंकि अवतल लेंस सदैव जो है आभासी, सीधा आकार में जो है वो बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो है उस पर आवर्धित प्रकाश को अपसारित और बाहर की ओर आपका जो है मोड़ना करता है, यानी अपसारित क्या होता है, बाहर की तरफ मोड़ने का काम करता है। अतः इसे जो है अपसारी आपका जो है लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर के बना है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है दोनों ही कथन सही है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी मोटे तौर पे इन्हीं वर्णों का आपका मिश्रित श्वेत आपका प्रकाश होता है, जो आपका हमें सूर्य के प्रकाश से बने जो है वो इंद्रधनुष या प्रिज्म के माध्यम से नजर आते हैं। तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। तो 16 चैप्टर को अगले वीडियो में कवर करेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए डियर। टेक केयर डियर।